तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग इन शाहमीर डायनेस्टी इज़ नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन जो है उनका पूरा नाम था गयासुद्दीन ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन नाम के एक और मुस्लिम रूलर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इराक़ के रहे हैं, एक खलीफा टाइप रहे हैं, उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। कश्मीर के ज़ैनुल आबिदीन जो थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इनको बोध शाह के नाम से कश्मीर में जाना जाता था, द ग्रेट किंग। तो इनकी जो रीन है वो 35 ईयर्स की है, 1420 से 70 तक की है शायद। ही वॉज बॉर्न 35, बट उनका जो रूल चालू होता है वो 1420 से शुरू होता है और 1470 तक चलता है। सो ज़ैनुल आबिदीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें जोन राजा की रजतरंगिनी द्वितीय और श्रीवरा की रजतरंगिनी तृतीय में मिलता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 3 रजतरंगिनियाँ लिखी गई हैं, कलहन द्वारा, जोन राजा द्वारा और श्रीवरा द्वारा। याद रखिएगा, अगर पेपर में सवाल आता है तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, जो कलहन, जोन राजायन, श्रीवरा। तो ये नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके आप इसको याद रखोगे। तो ज़ैनुल आबिदीन किस तरह से आते हैं अपने पावर में, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि ये किसके बेटे हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सुल्तान सिकंदर, सिक मैन ऑफ कश्मीर, तो उसके ये बेटे हैं। तो शाही खान, द सन ऑफ सुल्तान सिकंदर, द रूलर ऑफ कश्मीर, उसको शाही खान जो उनके दूसरे बेटे हैं सिकंदर के, उनको कश्मीर का वो मिलता है, थ्रोन मिलता है, उनको वो एम्पायर सौंप दी जाती है। और उनका बड़ा भाई अली शाह जो था उसको मक्का भेज दिया जाता है पिलग्रिमेज पे। तो अली शाह जो हैं वो मक्का की तरफ चल पड़ते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए मक्का की तरफ, और शाही खान जो है वो वहाँ का रूलर बन जाता है। तो इस सेक्रीफाइस को देखते हुए शाही खान अपने भाई को जो है अली शाह को टाइटल देता है ज़ैनुल आबिदीन का। तो अली शाह इस तरह से ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाने जाते हैं। बट ऐसा होता है कि जैसे ही वो जम्मू के आसपास पहुंचते हैं तो उनकी जो विल है वो बोलते हैं वीक विल्ड माना जाता था, कि अली शाह वाज वीक विल्ड मैन। तो उनकी जो हिम्मत टूट जाती है कि इतने दूर मैं कैसे जाऊंगा। तो वहाँ से वो प्लान करते हैं कि नहीं, मैं वापस कश्मीर जाऊँगा और अपना जो ताज है उसको हासिल करूँगा। तो ही अबेंडन्ड हिज पिलग्रिमेज व्हेन ही अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ हिज फादर इन लॉ। तो द किंग ऑफ जम्मू जो उनके फादर इन लॉ हैं उनके पास आते हैं, उनको पूरा अपनी कथा का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि मैं वापस जा कर के वो जीतूंगा। इस तरह से वो अपने कुछ मित्र हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जैसे कि रिटायरिंग टू सियालकोट, ज़ैनुल आबिदीन सॉट द सपोर्ट ऑफ जसरत खोखर। जसरत खोखर चीफ थे जो सियालकोट के, उनसे उनकी फ़ौजें लेकर के कश्मीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी उनका जो भाई है शाही खान कहता है कि नहीं, मैं पहले अटैक करूँगा। यही भी वो गलती कर बैठता है, वो हमला करता है। जो हमारा एरिया है थन्ना मीन्स आई थिंक ये राजौरी का जो एरिया है, थन्ना मंडी वाला वो एरिया, वहाँ पर इनकी फ़ौजों का आमना सामना होता है और अल्टीमेटली ज़ैनुल आबिदीन जो है उसके अंडर जो फोर्सेस हैं वो जीत जाती हैं और शाही खान जो है वो हार जाता है। इस तरह से जो ज़ैनुल आबिदीन है वो क्या बन जाते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं, बहुत फेमस राजा बन जाते हैं। अब उनकी हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन एक बहुत बड़ा नाम है कश्मीर में, द वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटन, द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो देखते हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या थी। ज़ैनुल आबिदीन एनफोर्स द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज कम्युनिटीज़ ऑफ लोकल क्राइम्स। तो ये आ गई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जिस भी गांव में कोई भी इस तरह का कोई क्राइम होता था तो वहाँ का जो लोकल विलेज हेडमैन होता था वो डिसाइड करता था कि उस तरह से उसको क्या सज़ा दी जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको इस तरह से सोच के देखो, ये वो टाइम था जब राजा लोग, मोनार्क, सारी की सारी पावर अपनी जेब में रखते थे, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि किसी भी तरह से उनको कोई चैलेंज पोज ना करे। उस समय पर एक व्यक्ति अपनी जितनी भी ताकत है, पावर्स हैं, उसको डेलीगेट कर रहा है लोकल लीडर्स को, और वो भी वो लोकल लीडर हो सकते हैं जो शायद उसके धर्म के भी नहीं होंगे, क्योंकि पॉपुलेंस जो नॉर्मल जनता थी वो तो उसमें से हिंदुओं की मेजॉरिटी थी ना उस टाइम पे। तो ये आप सोच सकते हो कि हाउ एनलाइटेंड ही वाज। इवन आज की डेट में भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन। डेली आप सुन ही रहे हो फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज भी जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें एक डाउट होता है कि क्या हम ज़्यादा पावर दे देंगे अगर रीजनल इनको या ग्रास रूट पर ज़्यादा पावर दे देंगे तो किसी प्रकार का कोई सेंट्री जो पिटल फोर्सेस हैं, मतलब एक तरह से मतलब डिसइंटीग्रेटिव कोई फोर्सेस ना आ जाएं बीच में। तो ये एक तरह का एक डाउट रहता है, लेकिन उसने उस टाइम पे कर दिया था ज़ैनुल आबिदीन ने। आपसे कितनी देर पहले की बात है ये देख सकते हो आप। He regulated the prices of the commodities. He was responsible for a large number of public works. He founded several new cities, built many bridges and dug irrigation canals. तो इसमें से
मतलब इसने देखो, अब कोई भी अच्छा राजा होगा तो वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम भी करेगा, तभी तो लोग उसको पसंद करेंगे ना। अपने शराब पिएगा, मीट खाएगा और इन्जॉय करेगा तो वो राजा को लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए। आम जनता किससे सबसे ज़्यादा त्रस्त होती है? आज भी सरकारें सिर्फ प्याज के दाम पे बदल दी जाती हैं, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो पब्लिक इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, तो उसने सबसे पहले इसको रेगुलेट किया। पर जनता को सबसे ज़्यादा होता है तकलीफ की जब चीज़ें महंगी होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल की जाए, इसके ऊपर उसका प्राइमरी फोकस रहा। नए शहर बनाए, लाइक स्मार्ट सिटीज़, न्यू स्मार्ट सिटीज़ उसने उस टाइम पे बिल्ड की होंगी। पुल बनाए ताकि अच्छे से कनेक्ट किया जा सके वैली को, क्योंकि झेलम में एक इशू रहा है कश्मीर में ना, आधा कश्मीर झेलम के उस तरफ, आधा इस तरफ है। तो उसमें ब्रिजेस बनाने से क्या है, बेटर कनेक्टिविटी शहर की हो सकती थी, उस पर काम किया। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं मानता हूँ ज़ैनुल आबिदीन का, वो इरीगेशन था। इसने इतनी ज़्यादा कनाल्स बिल्ड की। इससे पहले भी एक राजा ने इरीगेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको नाम याद होगा। अगर ये नाम याद है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी लिखो, मुझे पता चले आप में से कितनों को याद है जिसने इरीगेशन पर बहुत काम किया था। तो सेकंड किंग जो था इरीगेशन पर काम करने वाला, ये था। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं इरीगेशन को क्यों बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यार उस टाइम पे सेल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी नहीं हुआ करती थी। हाँ, कस्टम ड्यूटी होती थी बड़े स्मॉल स्केल पे, जब आप ट्रेड इन ट्रेड आउट करते थे अपने देश से, तो कस्टम ड्यूटी थोड़ी बहुत वहाँ पे चार्ज की जाती थी, शहर के दरवाजे पे की जाती थी, या आपके जो मतलब जो एम्पायर थी, जो आपकी जो कंट्री थी, उसके बॉर्डर्स पे की जाती थी। लेकिन इस तरह का एलाबोरेट टैक्स सिस्टम नहीं था। इनकम टैक्स फिक्स का तो कंसेप्ट ही नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती थी ना, वहीं से आपको जो है टैक्स मिलता था। तो अगर सरकार को टैक्स अमाउंट बढ़ाना है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसको एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इरीगेशन पे फोकस किया। समझ रहे हो उसका विजन क्या है? जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ती है, एक खेत में अगर 10 बोरी अनाज उगता है तो राजा 3 बोरी लेगा या 5 बोरी लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से टैक्सेशन उसका सिस्टम है। लेकिन अगर उसी खेत से 20 बोरी आने लगे तो राजा की 6 बोरी आ गई ना। तो ज़मीन उतनी है लेकिन उसका टैक्स बढ़ गया। तो इसलिए इरीगेशन पे उसने बहुत अच्छा फोकस किया, बड़ी अच्छी कनाल्स उसने डिग की थी कश्मीर के अंदर। ही आल्सो प्रिवेंटेड द लोकल गवर्नर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग इलीगल टैक्सेस एंड गेव द पीजेंट्स मच नीडेड टैक्स रिलीफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जनरली होता क्या था, जो लोकल जमींदार या लोकल गवर्नर होते थे ना, वो किसानों से ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे और अपनी जेब में डाल देते थे। इसको उसने इंश्योर किया कि इस तरह की कोई भी हरकत उसके राज में नहीं होगी। तो ऑब्वियसली राजा पॉपुलर होना ही है जब इतने अच्छे अच्छे काम करेगा लोगों के लिए। तो अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, बिल्ड कनाल्स, पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन कश्मीर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। अब इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट मैं ऐड किया। सिकंदर के टाइम में 28 लाख खारवा प्रोडक्शन ऑफ राइस, मतलब सिकंदर के टाइम पे इतना राइस प्रोड्यूस होता था, और इसके टेन्योर में यही बढ़ के 300 लाख हो गया। तो मूरक्रॉफ्ट ये जो है बंदा है जिसने ये स्टैट डाला है, वो देख लो अब मतलब कितना है एनहेंसमेंट। इट इज़ 10 टाइम्स आई थिंक, 10 गुना से भी ज़्यादा। तो कितना ज़बरदस्त उसको फ़ायदा हुआ होगा, जनता को भी और लोगों को भी। तो उसने कौन कौन से शहर वहाँ पिए थे? नौशहर, जैनपुरा, जैनकोट एंड जैनगिरी। आई थिंक नौशहर ही आज का नौशहरा जिसको कहते हैं, रजौरी वाला, जहाँ से ये जंग शुरू हुई थी उसके राज की, तो ये उसने इस्टेब्लिश किया था। तो बोलते हैं कि जो उसका रॉयल पैलेस था, ज़ैनुल आबिदीन का जो रॉयल पैलेस था, वो 12 मंजिल का था। 12 मंजिल का था। और हमारे पास वो 12 मंजिल का स्ट्रक्चर आज इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली कश्मीर में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, यू ऑल नो, जो दोज हु आर फ्रॉम कश्मीर एंड जम्मू, ये नो कि लकड़ी के स्ट्रक्चर होते हैं। लकड़ी के स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, इसलिए शायद इसके हमारे पास आज की डेट में इतने अच्छे खासे वो नहीं है, रेमिनेंट्स नहीं है। अगर सॉलिड स्टोन स्ट्रक्चर होते तो ज़रूर मिलते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया था, उसने ओल्ड क्राफ्ट जितने भी थे ना कश्मीर में, कढ़ाई, बुनाई, शॉल, ये कारपेट, ये सब पे उसने बड़ा फोकस किया। उसने क्या किया था कि पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से जो इस टाइप के स्किल्ड वर्कर्स थे, उनको अपने कश्मीर में लाके लोगों की स्किलिंग की, उनको सिखाया कि किस तरह से वो ये सब कर सकते हैं। मतलब स्किल इंडिया टाइप अपनी जनता में उसने स्किल्स इम्पार्ट किए ताकि अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, और हम यहाँ से फिर इनको सेंट्रल एशिया हो गया, पर्शिया हो गया, और जो मेनलैंड इंडिया हो गया, वहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से भी इसको जो रेवेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जनता प्रॉस्परस होगी तो स्टेट भी प्रॉस्पर करेगी, ये इसका सिंपल फंडा था। तो जनता को प्रॉस्पर बनाया और अपने आप स्टेट प्रॉस्पर हो गई। इसके पहले वाले थे वो क्या करते थे कि जनता को लूट के खा जाओ, बस इनका पैसा सारा हमारा। तो जनता जब अपने आप में ख़त्म होती चली जाएगी तो आपकी स्टेट भी खत्म होनी है, डिक्लाइन होना ही है। तो सिंपल एज दैट। रिलीजियस पॉलिसीज़, इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ज़ैनुल आबिदीन वाज द मोस्ट एनलाइटेंड किंग ऑफ कश्मीर। ही सबसे पहली चीज़ इसने क्या किया, अपने बाप के किए हुए सारे कारनामे जो थे ना, करतूतें उसकी, उनको रिवर्स किया।
उनको जीरो भी नहीं किया, उनको रिवर्स किया, बिल्कुल उसके उल्टा चला गया। सबसे पहले उसने जजिया अबॉलिश किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जजिया का जो ओवरऑल वो था ना, एक उसका एग्रीगेट जो उससे हमारे पास पैसा आता था, वो उसका कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं था। दैट वॉज ओनली टू ह्यूमिलिएट द माइनॉरिटीज़, कि यार आपको ह्यूमिलिएट करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिलीजन छोड़ के कन्वर्जन वाली साइड आ जाओ। तो इस वजह से ही अंडरस्टूड कि यार इसका कोई औचित्य नहीं है, जजिया को टोटली हटा दिया। अब वो है तो मुस्लिम रूलर, लेकिन ही अंडरस्टूड कि जनता में लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू रहता है। अगर आपकी आपस में जो अंदर की जो जनता है ना, अगर वो शांति से, खुशी से, सौहार्द से रह रही है, तो राजा अपनी एनर्जी जो है ना वो बॉर्डर सिक्योर करने में लगाता है। अंदर ही अगर लड़ाई लगी रहेगी हमारी, तो फिर तो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं ना रहेगी। वही फोर्सेज हमें वहाँ इंडिया में लगानी पड़ेंगी अंदर। वही हमारे जैसे आज बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएं, या कास्ट के फसाद हो जाएं, या किसी भी कम्युनिटी के सिख क्रिश्चियन फसाद हो जाएं, वट एवर, आपस में अगर हम लड़ते रहेंगे स्टेट आपस में, तो हमारी सारी एनर्जी अंदर ही लग जाएगी। तो वही बॉर्डर कैसे सिक्योर करेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी? तो यही केस यहाँ पे भी इसको समझ आ गई थी कि अगर मैं इंटरनली सेफ गार्ड कर लूँ अपनी कंट्री को, अंदर शांति बना लूँ, तो बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, ही बैंड द स्लॉटर ऑफ काउस, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि मेरी मेजॉरिटी जो जनता है वो गाय को पूजती है, तो उसकी मतलब भावनाओं को आहत करके क्यों अनपॉपुलर होना, लेट अस डू दिस, जिससे आपस में लोगों की जो है एक बनतर रहे, बनी रहे आपस में। तो उसने क्या किया था कि संस्कृत लैंग्वेज को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड की। संस्कृत को एक माना जाता है कि हिंदू लैंग्वेज है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया था। मोस्टली जितने भी सुल्तान, जितने भी टर्क्स इंडिया में आए, उन्होंने भी संस्कृत को टोटली अबंडन कर दिया था। लेकिन ही वाज सो एनलाइटेंड एंड सो वेल रेड कि उसने बोला कि नहीं नहीं, लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, ज्ञान है, हम इसको पैट्रोनेज भी प्रोवाइड करेंगे और इनको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो ही न्यू पर्शियन, संस्कृत एंड टिबेटन। लुक, ही वॉज वेल रेड, आई टोल्ड यू। द महाभारत एंड कल्हनाज रजतरंगिनी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय हिज ऑर्डर। उसने सबसे पहले महाभारत और रजतरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था ताकि और लोग भी इनको पढ़ के समझ सकें। He called back the Hindus who left Kashmir during the reign of his father सिकंदर के टाइम पे जो गए थे ना, उन सबको इसने वापस बुलाया था। He called them back, उसने बोला कि नहीं, कश्मीर आपका घर है, तो आपको वापस आना होगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, आज कश्मीरी पंडितों, मैंने बड़े सारे लोगों से मुँह से सुना है कि कब आएगा दूसरा ज़ैनुल आबिदीन जो हमें वापस लेके जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल उसका एक वो सिग्निफिकेंस है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को आज भी लोग कहते हैं कि वो कब आएगा। ये एक वजह है, क्योंकि उसने कश्मीरी पंडित जो वहाँ हिंदू वहाँ से भागे थे उनको वापस बुलाया था कश्मीर में। He allowed the Hindus to build their temples and follow the personal law according to धर्मशास्त्रास। पर्सनल लॉज क्या होते हैं, जैसे मुस्लिम जो होते हैं उनका पर्सनल लॉ होते हैं, शरीयत से चलते हैं। तो जनरली जब तक हमारा 1947 के बाद, आज़ादी के बाद हमारे हिंदू कोड बिल लाए थे B.R. अम्बेडकर साहब, लेकिन हिंदू कोड बिल को अपोजिशन हो गई थी हिंदुओं के बीच में से कि आप हमारे सिविल लॉज को चेंज नहीं कर सकते। सिविल लॉ पता है क्या होते हैं? मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। सिविल लॉ आपका शादी, आपका तलाक, आपका जो मतलब बच्चों में जो जाती है हमारी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो किस रूल्स के हिसाब से गवर्न होंगे, इनको बोलते हैं सिविल लॉज। तो इन चीज़ों के ऊपर ना हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से, हिंदुओं में धर्मशास्त्र फॉलो किए जाते थे और मुस्लिम्स में जो था उनका शरीयत फॉलो की जाती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी जो इंडिया में है उसको अगर हमें मॉडर्नाइज करना है, तो धर्मशास्त्रों वाले पर्सनल लॉज को छोड़ के, जिसमें पॉलीगमी है या लड़कियों को हक हकूक नहीं है प्रॉपर्टी के, तो इसको ख़त्म करके हमें मॉडर्न लिबरल लॉज लाने होंगे। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल B.R. अम्बेडकर को बोला, उन्होंने डिवाइस किया उसको, और 1950s में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उसको पास करना चाहते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ अपोजिशन हुई हिंदुओं की तरफ से, जो हिंदू संत समाज था या जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उनकी तरफ से। तो इसकी वजह से वो ठंडे बस्ते में चला गया हिंदू कोड बिल वाला। और जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे B.R. अम्बेडकर को कहा था कि आप एक बार रुक जाइए, हम इलेक्शन करके आते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कोई वोटिंग से तो आई नहीं थी, बड़ी लिमिटेड फ्रेंचाइज थी ना, कोई 5-10% लोगों ने वोट डाला था। तो चाहते थे कि जब तक हम फुल फ्रेज जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से इलेक्ट होकर नहीं आते, तब तक हम इतना बड़ा फैसला जनता के लिए नहीं लेंगे। इस गुस्से में आकर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी उससे इस्तीफा दे दिया। लेकिन इलेक्शन के बाद जब नेहरू सरकार बनी, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल को अलग अलग 4 बिल्स की फॉर्म में पास करके एस्टैब्लिश कर लिया। हाउएवर, मुस्लिम्स के लिए उस टाइम पे उनके शरीयत वाले लॉज जो ऑर्थोडॉक्स लॉ हैं वो ही कंटिन्यू आज भी हो रहे हैं। दैट इज़ वाई वी हैव दिस इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड डिफरेंट सिविल लॉज। तो
ये एक कहानी आपको बतानी थी आज कंटेम्प्रेरी में बताने के लिए कि सिविल लॉ क्या होता है। तो इसने क्या किया था कि हिंदुओं को बोला कि आपके जो सिविल लॉ आपके धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलेंगे। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी उससे खुश हो गए कि भाई हमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ही स्टॉप द किलिंग ऑफ काउज बाय द मीन्स ऑफ पॉइजन एंड पास सम रेगुलेशंस अबाउट ईटिंग बीफ। तो आज भी हमारे JNK में 92 सेक्शन थी RPC में कंटिन्यू थी कि इसको आप गाय को नहीं मार सकते थे। ही इंट्रोड्यूस द ग्रांट ऑफ स्टाइफन्स टू द लर्नड ब्राह्मण्स के साथ इसको ये जो प्यार था ये क्यों था, इसके बारे में एक बहुत बड़ी फोक स्टोरी है कश्मीर की। उसके हिस्टोरिकल कुछ एविडेंसेस भी हैं लेकिन मैं पूरे में नहीं जाऊंगा। एविडेंसेस क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके बाद पहले देख लेते हैं कि ब्राह्मण्स को भी इसने मतलब स्टाइफन प्रोवाइड शुरू किया क्योंकि वो लर्नर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, रिसर्चर्स थे। बहुत सारे टेम्पल जो उसके बाप ने तोड़े थे उसने उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके माफ़ी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई। अब जाते हैं क्रिटिक्स एंड देयर कमेंट्स। जो क्रिटिक्स थे इसके उनका क्या विचार है, मतलब अलग अलग टाइम में लोगों के कुछ ना कुछ विचार रहे होंगे। श्रीवरा कहते हैं इनके लिए हिज रूल वॉज अ कूलिंग सैंडलवुड पेस्ट ऑन द वोन्स ऑफ फायर। जिस प्रकार से हमारे जब जिसमें कोई जल जाता है ना कहीं पे, तो उसके ऊपर जब हम सैंडलवुड यानी कि चंदन का लेप लगाते हैं तो जो ठंडक मिलती है ना, वैसा था कश्मीर में इसका राज। श्रीवरा आगे बोलते हैं किंग्स वर्चुअस रूल ब्रॉट सत्य युगा इन द मिडस्ट ऑफ कलयुगा। देखो कितनी बड़ी उपमा दे दी है श्रीवर ने कि कलयुग में सतयुग आ गया था ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे। ज़ैनुल आबिदीन एक मुस्लिम रूलर है, ये याद रखिएगा, बट एनलाइटेंड मुस्लिम रूलर है। मिर्ज़ा हैदर इन तारीक रशीदी, मिर्ज़ा हैदर हैं ये ऑथर हैं तारीक रशीदी के, वो लिखते हैं कि इन कश्मीर वन कैन ऑल दोज art and craft that are not common in the cities like stone cutting, bottle making, one can see basically। ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने कश्मीर में आके देखा कि वो सारे आर्ट और क्राफ्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे जो इससे पहले वहीं सुने भी नहीं गए थे। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, बाहर से उसने जो एक्सपर्ट्स बुला करके यहाँ पे उन लोगों को सिखाया था। इसलिए इन द फील्ड ऑफ रिलीजन के फील्ड में ही इज कॉल्ड एज द अकबर ऑफ कश्मीर एंड इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ही इज कॉल्ड एज द शाहजहां ऑफ कश्मीर। ये दो चीज़ें ज़ैनुल आबिदीन के साथ कही जाती हैं, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं एग्री करता? अच्छा मेरे को ज़ैनुल से कोई प्रॉब्लम है? नहीं भाई, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इतनी सी प्रॉब्लम है कि अकबर पैदा भी नहीं हुआ था, शाहजहां भी लिक्विड फॉर्म में भी नहीं था जब इस बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया था। तो उल्टा होना चाहिए ना भाई। आप अकबर को बोलो कि ज़ैनुल आबिदीन ऑफ इंडिया, ये बोलो उसको दिल्ली का या आगरा का। शाहजहां को बोलो भाई तू दिल्ली और आगरा का ज़ैनुल आबिदीन है, उल्टा नहीं बोल सकते आप। तो इतना बड़ा उपाधि ठीक है, इट इज़ गुड, बट हमारे हिस्टोरियंस ना कभी कभी बड़ी चुंदू हरकतें कर देते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे हमारे इंडिया में जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे उनको बोलते हैं क्या कौन सा बिस्मार्क, नहीं बिस्मार्क तो सरदार पटेल को बोलते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, जिसने यूरोप में यूनिफिकेशन लाई थी उसके नाम से यहाँ पे। भाई थोड़ा सा टाइम का तो ध्यान रखा करो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लाइक स्पिनोजा इज़ द फादर ऑफ मोनिज्म, भाई शंकराचार्य इज़ द फादर ऑफ मोनिज्म। स्पिनोजा तो मतलब पैदा भी नहीं हुआ था जब शंकराचार्य ने फिलॉसफी दे दी थी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी प्रॉब्लम को गोली मारो, उसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। डिक्लाइन ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी से आपको एक स्टोरी बतानी ज़रूरी है। वो स्टोरी क्या थी जो मैंने आपको कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो आपसे शेयर करूँगा। बेसिकली शाहमीर डायनेस्टी में जो ज़ैनुल आबिदीन थे उनके एक मंत्री रहे हैं जिनका नाम था श्री भट्ट। श्री भट्ट, मंत्री भी नहीं कहूँगा, वो श्री भट्ट, वो एक हकीम थे। ही वॉज अ डॉक्टर। माना जाता है, फोक स्टोरीज इस तरह से कहती हैं कि ज़ैनुल आबिदीन एक बार बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि वो मृत्यु शैया पर आ गया था। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। उसका इलाज कर रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी एक और ब्राह्मण जिसका नाम श्री भट्ट था, उसने राजा की सेवा में कहा कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। तो ये फोक स्टोरी है, फिर उसके हिस्टोरिकल आपको वो भी फैक्ट भी बताऊंगा कितना हिस्टोरिकल है क्या है, ठीक है, सुन लेना है इंटरेस्ट के साथ। तो कहा जाता है कि श्री भट्ट जब उसका इलाज कर रहे थे तो श्री भट्ट ने ये कहा था कि राजा को बचाने के लिए मेरी मृत्यु होना बहुत आवश्यक है। राजा तभी बचेगा जब मैं मरूंगा, लेकिन कंडीशन एक है। श्री भट्ट की एक कंडीशन थी कि मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, मेरे शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, उसको बर्न नहीं किया जाएगा। तो ओके, इट वॉज अग्रीड ओपन। राजा जो था मृत्युशैया पर था, श्री भट्ट ने कुछ दिनों तक उसके कमरे में रह के उसका इलाज किया। राजा ठीक हो गया और श्री भट्ट की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा ने ठीक होने के बाद श्री भट्ट के जो शरीर था उसका संस्कार कर दिया गया। तो अब कश्मीरी फोकलोर क्या है इस पर, ये कहते हैं
कि बेसिकली ज़ैनुल आबिदीन डाइड एंड इट वाज श्री भट्ट जिसने योगिक पावर से अपने आप को, अपनी सोल को ट्रांसफ़र किया था ज़ैनुल आबिदीन में। बट ये एक मिस्टिकल स्टोरी है जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये ज़रूर है कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार हुआ था और उसको ठीक करने वाला व्यक्ति श्री भट्ट ही था, जो उसको ठीक करते करते खुद मर गया। शायद इसलिए श्री भट्ट के प्रति जो ज़ैनुल आबिदीन के मन में एक प्यार था, एक होता है ना, एक इंडेप्टेड फील करता था कि यार इस बंदे ने मेरी जान बचाई है। यही वजह थी कि उसने ब्राह्मण्स को पैट्रोनेज भी दिया, संस्कृत को भी उसने इंपॉर्टेंस दी, बिकॉज ही रियलाइज़ कि ये बंदे ने मेरे को ज़िंदा किया था, इसका मतलब इस लैंग्वेज के थ्रू हम ये ज्ञान जो है वापस हासिल कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ही वॉज सच एन एनलाइटेंड किंग। दिस इज़ द रीज़न जो हिस्टोरियंस अग्री करते हैं कि श्री भट्ट ने जो उसके जीवन बताया था उसके बाद से उसका जो है रुख ही अपनी जनता के प्रति बदल गया। तो डिक्लाइन ऑफ शाहमीर डायनेस्टी ऑल ड्यू टू द इनकम्पिटेंस ऑफ सब्सिक्वेंट सुल्तान सैयद्स। इनके कोर्ट में ना अलग अलग ग्रुप होते हैं। जो इनका दरबार था उसमें सैयद थे, मागरे थे, चाक थे, दरड़ थे, ठीक है। इनमें चाक जो है ना वो शिया हैं, बाकी सारे सुन्नी हैं। अब शिया सुन्नी का अपना फसाद कि मैं सुपीरियर तू सुपीरियर वाला। तो इस चार की लड़ाई में अल्टीमेटली जो क्या बोलते हैं सैयद मागरे थे वो ओवरवेलम कर देते हैं चाक्स को, शियास को। कैसे करते हैं वो, मुग़ल एक वो था मिर्ज़ा हैदर दुगलत, उसको इनवाइट करते हैं। जब हुमायूं को मार भगाया था शेरशाह सूरी ने, आपको शायद पता ही होगा, हुमायूं ने जैसे जब मार खाई थी शेरशाह सूरी से बंगाल में, तो भागता हुआ वो जब जा रहा था तो उसका एक गवर्नर जो था वो एंट्री मार लेता है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे एक एपिडेमिक आती है, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो जब मिर्ज़ा हैदर वहाँ पे आता है तो जितने भी जो सुन्नी दरबारी थे उनके कोर्टियर, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा वाला बंदा आ गया तो वही बिठा लो इसको। तो उन्होंने सिर पे बिठा लिया। सिर पे बिठाया तो उसने उनको ऐसी लात मारी सबको, सैयद्स, मारग्रेज और दरड्स, इनको लात मार दी उसने जितने भी दरबारी थे सारे के सारे मुग़ल, जो इतने मुग़ल इन द सेंस कि अफ़गान, यार मुग़ल तो ऐसे हमने नया वर्ड निकाल लिया, जो अफ़गान थे ना, अफ़गान, उसने सिर्फ अफ़गानों को ही टॉप पोजीशन दी, जो कश्मीरी थे उनको लात मार दी। देन दे रियलाइज्ड कि यार जो कश्मीरी थे कि यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसके आने से। तो उन्होंने मिल करके, अब सुन्नी जो थे उन्होंने मिल करके रिवोल्ट किया इसके खिलाफ, मिर्ज़ा हैदर दुगलत के खिलाफ। और जो एंसुइंग बैटल थी, अब सारी फैक्शंस आपस में लड़ रही है, चाक्स केम एट द टॉप। तो चाक डायनेस्टी इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाती है, चाक वहाँ पे जीत जाते हैं। 1561 अली चाक स्नैच द थ्रोन एंड पुट हिज ब्रदर गाजी चाक ऑन द थ्रोन। तो अली चाक जो है वो जीत जाता है, वह वॉरियर, और अपने भाई को वहाँ का राजा बनाता है। उसके बाद यूसुफ शाह चाक द सन ऑफ अली चाक रूल्ड वैली। यूसुफ शाह चाक के बारे में स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, जूनी और यूसुफ शाह की स्टोरीज। मुगल्स नेवर गिव अप देयर क्लेम ऑन कश्मीर। ऑल दो शाक जो चाक थे उनका रूल कश्मीर में चल रहा था, सॉरी यार, ऑल दो जो चाक डायनेस्टी थी उनका रूल चल रहा था, लेकिन मुगलों को था कि नहीं यार हमारा है तो वापस लेना है, और वो एक टसल चल रही थी। 1586-89 में यकूब शाह वाज फाइनली डीथ्रोन्ड बाय अकबर। यकूब शाह जो यूसुफ शाह के बाद आता है उसको अकबर ने हरा करके कश्मीर में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था चाक डायनेस्टी में, भाई चाक डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है इनका ये प्यार, इनकी मोहब्बत। यूसुफ शाह एंड हब्बा खातून आल्सो नोन एज जूनी, इनकी लव टेल्स वेरी फेमस इन कश्मीर इवन नाउ। जैसे हमारे बोलते ना जब हमारे पंजाब में थे दो, क्या नाम था उनका, यार मेरे को भूल गया, नाम भूल गया, दोनों जो बड़ा मिर्ज़ा क्या, सॉरी वट एवर जो भी नाम थे यार, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे भूल गया नाम। याद आ गया। हीर रांझा थे ना, हीर एंड रांझा। जैसे ये फेमस लव स्टोरी है, ये पंजाब के लिए, हमारे जम्मू वालों को पता है कौन सी है हमारी, सोनी माहीवाल। भाई सोनी माहीवाल जो थे अखनूर के थे, सोनियन माहीवाल। उसी तरह से कश्मीर की जो सबसे फेमस स्टोरीज़ हैं उनमें जो आता है नाम वो इन दो का आता है, जूनी और जो यूसुफ शाह, इनकी स्टोरीज़। जूनी ने जब यूसुफ शाह को यहाँ से पकड़ कर मुग़ल दरबार में ले गए थे और उसको जेल में डाल दिया गया था, जूनी ने जो उसकी सेपरेशन में जो कविताएं लिखी थी वो आज भी बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं और उस पर गीत लिखे गए हैं, स्टोरीज़ लिखी गई हैं। तो ये बहुत फेमस इनकी एक लव स्टोरी है। एंड ऑफ चाक डायनेस्टी क्यों हुआ था एंड? लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मैच अकबर्स आर्मी, इंटरनल डिविजन्स एंड फैक्शंस, सुन्नी एलिमेंट्स कुड नॉट डाइजेस्ट शिया रूल, दस टर्न्ड अगेंस्ट हिम। तो यही होता है, जैसे मैंने बताया कि जब अंदर से आप सिक्योर नहीं ना होते हो तो बाहर वाला आकर के आपको हरा देता है। अब चाक जो थे वो शिया थे, तो सुन्नी जो थे वो उनके खिलाफ थे, तो इस वजह से उन्होंने अल्टीमेटली अकबर को सपोर्ट की और चाक का जो रूल था वो ख़त्म हो गया कश्मीर से। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। अगला मुग़ल रूल आएगा, तो मुग़ल रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी है, समझ गया आप मेरा इशारा।
उनसे भी शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो।